मास्टरी हब में आपका स्वागत है। आज हम हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ेंगे। पिछले अंक में हमने 1 से लेकर 50 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज 51 से लेकर के 100 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न इस प्रकार दिया है, कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात होगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या के दुगनी कर दी जाए तो प्रारंभ में त्रिज्या को आर मान लेते हैं और दुगना करेंगे तो 2r हो जाएगा। तो अब कह रहा नए एवं पुराने वृत्तों की परिधियों का अनुपात, वृत्त की परिधि जानते हैं 2 पाई आर होती है, यानी परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में होगा। तो परिधियों का अनुपात P1 अनुपात P2 उनकी त्रिज्याओं के अनुपात में प्रारंभ में त्रिज्या आर बाद में 2r यानी 1:2 होगा। लेकिन पूछा है नए एवं पुराने, क्योंकि नए दुगनी कर दी गई 2r है, पुरानी r है, तो 2r अनुपाते r करेंगे तो हमारा 2:1 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। अगला प्रश्न है, वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे लगता है। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय होगा। तो हम 3, 4 और 8 का लासा निकाल लेंगे। 3, 4 और 8 का यदि लासा देखें तो हमारा 8 त्रिक 24 मिल जाएगा, यानी ठीक 24 घंटे के बाद पुनः तीनों प्रस्थान बिंदु पर मिलेंगे। अगला सवाल है कि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात होगा। प्रारंभ में त्रिज्या आर, बाद में आधी कर दी गई r/2, तो इसमें पुराने तथा नए, पुरानी आर थी, नई r/2 हुई, तो दोनों का जो अनुपात मिलेगा वो हमारा 2:1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, कह रहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है और प्रश्न में दिया है कह रहा त्रिज्या दुगनी कर दी जाए, प्रारंभ में त्रिज्या आर और बाद में दुगना कर देंगे तो 2r हो जाएगी। तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल त्रिज्याओं के वर्गों के अनुपात में होता है, इसलिए r/2r का होल स्क्वायर करेंगे ये हमारा 1:4 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, एक घन का आयतन 125 मीटर क्यूब है। हम जानते हैं घन का आयतन भुजा क्यूब यानी भुजा ए माने तो ए क्यूब बराबर 125 दिया है और इस तरह से 125 का घनमूल लेंगे तो ए मिल जाएगा। ए की माप 5 आ गई और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² होता है, यानी 6 गुणे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 छक्का 150, जो कि विकल्प नंबर सी पर दिया है। 56 में एक घनाभ के 3 संलग्न फलकों के क्षेत्रफल क्रमशः दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर हैं, तो उसका आयतन v बराबर होगा। घनाभ के पहले फलक यानी l गुणे बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। घनाभ के 3 फलकों में पहले फलक का क्षेत्रफल l गुणे बी इक्वल टू दिया है l गुणे बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b गुणे एच इक्वल टू वाई स्क्वायर और h इंटू एल इक्वल टू जेड स्क्वायर। तीनों का आपस में गुणा करेंगे एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल यानी एल बी एच का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर मिलेगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर यानी एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। और इस प्रकार से एल बी एच बराबर एक्स वाई जेड, और एल बी एच जानते हैं धनात्मक का आयतन होता है, तो आयतन इस प्रकार से एक्स वाई जेड के बराबर होगा, जो कि हमारा विकल्प नंबर डी पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है कह रहा किसी बारंबारता का बहुलक होता है। तो बारंबारता का बहुलक हम जानते हैं अधिकतम बारंबारता मान होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है 1 3 0 3 1 3 का बहुलक होगा, क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता 3 की है, इसलिए बहुलक 3 होगा, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। फिर है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान सदैव 1 के बराबर होता है, इस प्रकार से ऑप्शन ए सही है। फिर अगला है निम्न में किस घटना की प्रायिकता नहीं होती। निम्न में से किसी घटना की प्रायिकता नहीं होती, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए प्रायिकता -5 नहीं होगी, जो कि ऑप्शन ए पर दिया है। फिर हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है यदि टेन थीटा बराबर 5/12 तो साइन थीटा का मान होगा। टेन थीटा 5/12 हम जानते हैं टेन थीटा लंब बटे आधार होता है,
इस प्रकार से लंब 5 आधार 12 पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकालेंगे 13 मिल जाएगा। और पूछ रहा है साइन थीटा का मान, तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण यानी कि 5/13, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी पर दिया है, तो ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, एक तार 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तब वर्ग की भुजा है। ठीक है, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाता है, तो इसका मतलब वृत्त की हम परिधि निकालें वही तार की लंबाई होगी। और वृत्त की परिधि होती 2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 इंटू आर, देख रहे हैं 28 है, 7 चौक 28। और फिर वर्ग की भुजा पूछ रहा है, तो ये वर्ग का परिमाप बनेगा। तो वर्ग का परिमाप मिला 2 × 22 × 4, भुजा निकालेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो 22 दूनी 44, ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर अगला प्रश्न है, कह रहा है कि 6, 8, 9 यक्ष तथा 13 का माध्य 10 है, तो यक्ष का मान होगा। माध्य जानते हैं पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो इस प्रकार से हम पदों को जोड़ करके और माध्य का मान 10 दिया है और देख रहे हैं कुल पद 5 हैं, तो इन पांचों पदों को जोड़ करके 5 से भाग देकर बराबर 10 के कर देंगे, तो यक्ष का मान मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य तथा सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, दोनों का गुणनफल करें तो 4 × 8, तो विकल्प नंबर सी सही है। फिर है, निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है, तो देख रहे हैं पहले विकल्प में √64/81, इसमें 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, तो ये हमारा 8/9 के बराबर होगा, जो कि अपरिमेय नहीं है, तो इसमें ऑप्शन ए सही है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले प्रश्न में कह रहा है यदि p+1 2p+1 4p-1 AP में है, तो p का मान है। तो यदि तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, तो दूसरे से पहले का अंतर बराबर होगा तीसरे और दूसरे के अंतर के। यानी दूसरी संख्या 2p+1 से हम p+1 को घटाएंगे, तो ये हमारा बराबर p के मिलेगा। और 4p-1 से अगर हम 2p+1 को घटा दें, तो ये हमारा मिल जाएगा 2p-2 के बराबर। तो 2p यानी p इक्वल टू मिला 2p-2, इस प्रकार से p इक्वल टू 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। अर्थात कह सकते हैं कि कभी भी तीन पद अगर समांतर श्रेणी में दिए हैं, तो सदैव दूसरे और पहले का अंतर बराबर होगा तीसरे माइनस दूसरे के। और इसको आप बराबर कर देंगे, तो सरल करने पर जो भी मान आएगा वही अभीष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यदि कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो वह रेखा कहलाती है। तो ऐसी रेखा जो वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, उसे हम वृत्त की स्पर्श रेखा कहते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कह रहा 24, 15, 22, 13, 9, 10, 30 का परिसर होगा। तो परिसर होता है अधिकतम संख्या माइनस यानी अधिकतम पद और न्यूनतम पदों का अंतर। तो इसमें देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या 30 है, जबकि सबसे छोटी संख्या 9 है। और 30 से अगर हम 9 को घटा दें, तो 21 प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन डी पर दिया है। फिर है काट 90-ए, तो काट 90-ए जानते हैं tan ए के बराबर होता है। दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों या उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। ये दोनों कंडीशन होती हैं समरूप त्रिभुज में, जो कि हमारा सी नंबर में दिया है दोनों, तो सी नंबर सही है। फिर है 3 - √3 है, तो 3 देख रहे हैं परिमेय संख्या, जबकि √3 अपरिमेय संख्या। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय का अंतर सदैव अपरिमेय संख्या होता है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले में कह रहा है कि 11.2354 बार है। तो देख रहे हैं, तो ये हमारा एक प्रकार से ये परिमेय संख्या मिलेगी। इसको अगर हम सरल करें, तो इसको भिन्न के रूप में प्राप्त कर लेंगे, तो ये एक परिमेय संख्या है। यानी विकल्प नंबर हमारा सी सही है। फिर अगली है 5.2333 डॉट डॉट, देख रहे हैं इसमें कोई किसी भी अंक की पुनरावृत्ति को नहीं दर्शाया है, इसलिए ये है परिमेय संख्या नहीं होगी। अर्थात कह सकते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद फिर हमारा अगला प्रश्न है, 1/√7 है, तो 1/√7 जानते हैं एक अपरिमेय संख्या होती है, तो विकल्प नंबर बी सही है। फिर अगला सवाल है, एक थैले में 8 लाल, 2 काली तथा 5 सफेद गेंद हैं। एक गेंद यादृच्छा निकाला जाता है, उस गेंद के काला न होने की प्रायिकता क्या है। थैले में अगर देखें तो कुल गेंदों की संख्या 8 + 2 + 5 यानी 8, 2, 10, 5, 15 है।
जबकि कह रहा काला ना होने की, यानी काली नहीं होगी, तो फिर वो लाल या सफ़ेद होगी। और लाल सफ़ेद को अगर टोटल कर लें तो 8 5 13, तो अभीष्ट प्रायिकता अनुकूल ढंग बटे कुल ढंग यानी 13 बटे 15 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है। अगले प्रश्न में कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण पी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 के शून्य अल्फा बीटा हों तो अल्फा बीटा का मान होगा। अल्फा बीटा यानी मूलों का गुणनफल। और हम जानते हैं मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अचर पद देख रहे हैं -4 है। अचर पद का मान -4 दिया है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 2, तो -4 अपान 2 -2 मिलेगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी सही है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए की गुणनफल 8 हैं तब इसके शून्यक हैं। तो देख रहे हैं बहुपद में शून्यकों का गुणनफल ही 8 के बराबर दिया है, तब इसके क्या शून्यक होंगे। तो जानते हैं मूलों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद देख रहे हैं ए है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ए इक्वल टू 8 के मिल जाएगा। और देख रहे हैं दो शून्यकों का गुणनफल अगर 8 दिया है जिसमें ए का मान 8 प्राप्त होता है, तो हमको इसमें इसके शून्यक पूछ रहा, तो ए बराबर 8 आ गया। और इस तरह से अब इस में अगर हम शून्यकों का योगफल की बात करें, ए का मान 8 प्राप्त होता है। अब यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 के अगर हम गुणनखंड कर लें, तो गुणनखंड x माइनस 8 x माइनस 1 मिलेंगे। और जिनको 0 के बराबर करने पर क्रमशः x के मान 1 और 8 प्राप्त होंगे। इस प्रकार से दिए हुए बहुपद के शून्यक 1 और 8 होंगे। इसके बाद अगला प्रश्न है, कह रहा है यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्यक बराबर किंतु विपरीत हों तब एक इक्वल टू होगा। ए का मान पूछ रहा है, जबकि शून्यक प्रश्नानुसार कह रहा बराबर किंतु विपरीत हों। यदि एक शून्यक को हम अल्फा माने तो दूसरा माइनस अल्फा आ जाएगा, और दोनों का योग करेंगे तो 0, यानी शून्यकों का योगफल 0। जबकि प्रश्नानुसार देखें तो माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक करते हैं तो माइनस ए अपान 1 इक्वल टू 0, तो ए इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, अगले में कह रहा है यदि किसी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस एक्स का गुणांक देख रहे हैं -2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, माइनस माइनस का गुणा प्लस कर लिए तो बराबर 2 के मिल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। फिर अगला है यदि किसी बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, यानी मूलों का गुणनफल। तो मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। देख रहे हैं अचर पद 10 है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो 10 बटे 1 बराबर 10 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न दिया है, अगले में कह रहा है कि यदि 5 प्लस 3 रूट 2 है, तो 5 देख रहे हैं एक परिमेय संख्या है, जबकि 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का योगफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर कह रहा निम्न में कौन अभाज्य है। तो अगर विकल्पों में देखें 28 भाज्य है, 69 विभाज्य है, 71 हमारी अभाज्य संख्या है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर है निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन परिमेय है ये बताना। तो अंडर रूट 7 देख रहे हैं अपरिमेय, अंडर रूट 13 भी अपरिमेय है, अंडर रूट 25 का वर्गमूल यानी 25 का वर्गमूल पूरा पूरा अगर देखें तो 25 का वर्गमूल 5 आ जाता है, तो अंडर रूट 25 ये अपरिमेय नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगले में कह रहा निम्नलिखित में से किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत के लिए पहचान होती है कि P बटे Q के रूप में लिखने पर जहां P और Q परस्पर अविभाज्य हों, अर्थात दोनों में एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो ऐसी स्थिति में हर के गुणनखंड किए जाएं और हर के गुणनखंड में 2 या 5 या 2 5 दोनों मिलें तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यदि 2 5 के अतिरिक्त और कोई संख्या मिलती है तो फिर दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। तो 2/15 में देखें तो 15 के गुणनखंड 3 गुणे 5, 2 5 के अतिरिक्त मिल रहा है। और इसके बाद 11/160 में अगर देखें तो 16 दहम में 160, 16 2 की घात 4 मिलता है।
और 10 यानी 2 गुणे 5, तो इसमें देख रहे हैं 160 के गुणनखंड 2 और 5 के रूप में मिलते हैं। इसलिए 11/160 वह परिमेय संख्या होगी जिसका दशमलव प्रसार शांत होगा। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, दो लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक है। दो लगातार सम संख्याएं कोई भी आप लें, 2 4 4 6 6 8 8 10 या 10 12, तो देख रहे हैं इनका मासा 2 ही प्राप्त होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। फिर है अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दिया है, कह रहा है यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू के शून्यक हों तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा। तो पहले हम मूलों का योगफल और गुणनफल निकाल लें, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मिल जाएगा मूलों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इस तरह से देख रहे हैं एक्स का गुणांक एक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक भी एक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर मिल जाता है -1 के बराबर। ये हमारा पहला समीकरण होगा। मूलों का गुणनफल देखें अचर पद अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा बीटा -2, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा लाशा लेंगे तो अल्फा बीटा लाशा मिल जाएगा, और तिरछा गुणा किए तो अल्फा प्लस बीटा -1 और अल्फा बीटा -2, इस प्रकार से 1/2 के बराबर मिलता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। फिर हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवा पद an प्लस बी है तो इसका पदांतर है। इनमें पद में ध्यान दें, अगर किसी श्रेणी का एनवा पद एक रैखिक समीकरण दिया है तो इनमें पद में इनका जो गुणांक होगा, इनका गुणांक जो भी प्राप्त होगा वही हमारा, जैसे an प्लस बी दिया है, इनके स्थान पर अगर हम एक रख दें तो पहला पद हमारा मिल जाएगा a प्लस बी, और दो रखते हैं तो 2a प्लस बी, और 2a प्लस बी से a प्लस बी घटाएंगे तो a मिलेगा। तो इस प्रकार से किसी समांतर श्रेणी का अगर एनवा पद दिया है तो जो भी n का गुणांक होगा वही पदांतर या सार्वांतर कहलाएगा। तो n का गुणांक a है, इसलिए पदांतर का मान a होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। अगला प्रश्न है, बिंदु P 6-5 का भुज है। भुज होता है एक्स निर्देशांक यानी जो प्रथम स्थान पर होता है बिंदु में, तो इसका भुज 6 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। फिर देखते हैं बिंदु 2-3 स्थित है। तो जिस बिंदु में भुज और कोटि दोनों धनात्मक होते हैं तो देखते हैं पहले चतुर्थांश में होता है। तो इसमें देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए में प्रथम पाद लिखा है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में दिया है, कह रहा यदि x इक्वल टू ए वाई इक्वल टू बी समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा x प्लस वाई इक्वल टू 4 के हल हों तो a और b के मान क्रमशः हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं दिया है x इक्वल टू ए और y इक्वल टू बी समीकरण के हल हैं, तो a और b के मान होंगे। तो x की जगह a और y की जगह b, और ये कह रहा समीकरण के हल हैं, तो हमको a और b का मान बताना है। यानी दोनों समीकरणों को हल कर लें, तो दोनों को जोड़ेंगे तो x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई 4 है, जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, और 2x बराबर 4 2 6, 2x बराबर 6, तो x बराबर 3 मिल जाएगा, और x का मान किसी एक समीकरण में रख दें तो x प्लस वाई 4 है, x बराबर हमारा 3 मिला, तो y बराबर 4 माइनस 3 यानी 1। इस प्रकार से 3 और 1, तो ये हमारे मान मिलेंगे। 3 और 1 देख रहे हैं विकल्प नंबर सी पर दिया है। फिर अगला प्रश्न है, अगले में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो इसमें अगर देखें कौन सी अभाज्य संख्या है, 27 तो हम देख रहे हैं भाज्य होती है, 35 भी भाज्य है, 13 हमारी अभाज्य संख्या है। अगला है द्विघात बहुपद वाई स्क्वायर प्लस 3y+2 के शून्यकों का योगफल होगा। शून्यकों का योगफल जानते हैं माइनस, क्योंकि y के पद में बहुपद है तो माइनस वाई का गुणांक बटे वाई स्क्वायर का गुणांक, तो -3 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी पर दिया है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है। तो रैखिक समीकरण यानी एक घाती रैखिक समीकरण से तात्पर्य है ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात एक हो। तो घात एक, विकल्प नंबर ए सही है। फिर अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण का विविक्तिकर होगा। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 दिया है। तो इसमें अगर हम विविक्तिकर निकालें, विविक्तिकर बी स्क्वायर माइनस 4ac में अगर देखें तो बी का मान -15 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, तो -15 का स्क्वायर 225 माइनस 5 चौको 20 यानी 200, तो 225 से 200 घटाएंगे 25 मिल जाएगा, जो कि देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर दिया है। इसका ऑप्शन ए सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी का 12वां पद होगा।
देखिए दी हुई समांतर श्रेणी में अगर देखें तो इसमें प्रथम पद a बराबर 14 दिया है, सार्वधातुक निकालेंगे तो 9 माइनस 14 और देख रहे हैं 9 से अगर 14 घटाते हैं तो -5 मिलेगा और 12वां पद यानी n बराबर 12 दिया है, तो 12वीं पद का अगर मान निकाला जाए तो सूत्र है हमारा Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। T12 निकालेंगे, T12 का मान मिलेगा a प्लस ए 14 है, एन माइनस 1 12 माइनस 1 इंटू डी -5 है, तो 14 प्लस 11 गुणे -5 तो 11 पचे 55, 14 माइनस 55, 14 से 55 घटाएंगे तो देख रहे हैं 14 से 55 घटाने पर हमारा जो मान मिलता है 5 से 4 घटा 1 और फिर 5 से 14 से आपको 55 घटाना है तो 5 से 4 घटा 1 और 5 से 1 घटा 4, तो इस प्रकार से माइनस माइनस में आप देख रहे हैं -41 प्राप्त होता है जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। इसके बाद अगला प्रश्न है त्रिभुज एबीसी में यदि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर तो कोण सी होगा। तो देख रहे हैं एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, इसलिए त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें ए बी भुजा कर्ण होगी, ए बी के सामने का कोण सी 90 अंश होगा। इस प्रकार से ऑप्शन बी सही है। फिर है अगला प्रश्न y अक्ष का समीकरण है, तो y अक्ष का समीकरण x इक्वल टू 0 होता है, ऑप्शन बी सही है। इसके बाद अगला प्रश्न है 9 टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 9 सेक स्क्वायर एल्फा बराबर होगा। तो इसमें से अगर देखें 9 को हम कॉमन कर लें तो 9 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा टेन स्क्वायर एल्फा माइनस सेक स्क्वायर एल्फा। जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर एल्फा होता है, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा इक्वल टू सेक स्क्वायर एल्फा। तो हम सेक स्क्वायर एल्फा के स्थान पर जब 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा रखेंगे तो टेन स्क्वायर प्लस माइनस में कट जाएगा, तो इस प्रकार से -9 प्राप्त होगा जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही। अगला प्रश्न है एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं केरा खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर चूंकि बिंदु नहीं दिया है कहाँ से खींचना है, तो अगर बिंदु वृत्त पर स्थित है तो केवल एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। एक वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो बिंदु की स्थित क्लियर होने पर तेरा एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि वृत्त पर बिंदु स्थित है तो एक स्पर्श रेखा खींची जाएगी और वृत्त के बाहर स्थित बिंदु है तो उससे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगला है दो पासे एक साथ उछाले गए तो दोनों पर एक ही संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो दो पासों को एक साथ उछालने पर कुल 36 ढंग प्राप्त होते हैं जिसमें क्या दोनों एक ही संख्या हों, अर्थात जैसे एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच, छः छः, तो ये हमारे अनुकूल ढंग 6 होंगे, कुल 36 हैं। तो अभीष्ट प्रायिकता 6/36 सरल करें तो 1/6 मिलेगी जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य करें तथा यदि चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वाचिंग।